आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। अगर आपके अज़ाइम बुलंद हैं, सब्र करने की सलाहियत है, गालियाँ सुनने और तनकीदों को बर्दाश्त करने का जज्बा है, तो फिर आपकी कामयाबी यकीनी है। कोई भी आपको अपने मिशन में कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। एक दिन आएगा कि आपके दुश्मन आपके सामने झुकने पर मजबूर होंगे और भारतीय सियासत में कामयाबी के लिए ये खूबियाँ होना और ज़्यादा ज़रूरी है। ये साबित कर दिखाया है आसाम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने। वही कांग्रेस जिसने 2006 में कहा था हु इज़ अजमल, अजमल कौन है, मतलब अजमल की हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का कांग्रेस से कोई मवाजना नहीं है। ऐसी पार्टी हर इलेक्शन में आती है और जाती है, कांग्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोग बीजेपी के हैं। जिसने सब कहा था वो है आसाम के साबिक वज़ीर आला और आसाम कांग्रेस के सदर तरुण गोगोई। आज वही तरुण गोगोई और कांग्रेस मौलाना अजमल के साथ अलायंस करके 2021 का आसाम असेंबली इलेक्शन लड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। कांग्रेस के लिए अब कोई और चारा नहीं रह गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 2021 से पहले एक और इलेक्शन होना है आसाम में, जिसे दोनों पार्टी मिलकर के लड़ेगी। पूरा मामला तय हो चुका है। कैसे हुआ ये सब? क्या मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टी सियासत में अपना मकाम बना सकती है, वो भी सेकुलर पार्टी बन सकती है? ये सब जानेंगे आज के खबर दर खबर में। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि 17 महीना पहले जिस दहशतगर्द ने न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों पर हमला किया था और 51 मुसलमान शहीद हो गए थे, उस मुजरिम को वहाँ की अदालत ने क्या सज़ा सुनाई है और क्या शहीदों के घर वाले मुतासरीन इस फैसला से मुतमईन हैं। लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले सुदर्शन चैनल के प्रोग्राम बिंदास बोल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक पाबंदी लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज नवील चावला ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की दरख्वास्त की सुनवाई करने के बाद ये हुक्म जारी किया। अदालत में सुनवाई के दौरान मरकज़ी वज़ारत इत्तलात व नशरियात यानी ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बताया कि उन्हें 28 अगस्त को सुदर्शन न्यूज़ पर नशर किए जाने वाले प्रोग्राम के ताल्लुक़ से बहुत सारी शिकायत मिली है और मिनिस्ट्री ने चैनल को नोटिस जारी करके तफसीलात तलब की है। इस बीच अदालत ने इस प्रोग्राम यानी बिंदास बोल पर अगली सुनवाई तक पाबंदी लगा दी, यानी 7 सितंबर तक बिंदास बोल पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। सुदर्शन न्यूज़ चैनल और उसके चीफ एडिटर सुरेश चौहानके के खिलाफ मुल्क में कई जगहों पर इश्तिआल अंगेज़ी और तशद्दुद भड़काने के इल्ज़ाम में FIR भी आज दर्ज कराई गई है। सुदर्शन चैनल ने कल अपना एक प्रोमो जारी करके कहा था, मुसलमान अब UPSC का इम्तहान पास करके जिहाद फैला रहे हैं और इसका सेंटर है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। ये वीडियो सामने आने के बाद समाज के सभी तबका की जानिब से मजम्मत का सिलसिला जारी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने भी शदीद गुस्से का इजहार किया और कहा, जामिया में फ्री कोचिंग करने वालों में इस साल 30 स्टूडेंट्स कामयाब हुए, 50% गैर मुस्लिम थे। उत्तर प्रदेश बीजेपी में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बल्कि पार्टी में इख्तलाफ हो गया है। पार्टी के कई लीडरान आपस में झगड़ने लगे हैं। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर सीट से MLA डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को वजह बताओ नोटिस भी जारी किया है। दूसरी तरफ MP रवि किशन ने रुकन असेंबली से इस्तीफ़ा देने की मांग की है। रवि किशन का कहना है कि अगर MLA होने पर आप नाराज़ हो जाते हैं तो इस्तीफ़ा दे दीजिए। इस पूरे मामले की वजह यह है कि बीजेपी के MLA डॉक्टर अग्रवाल ने हाल ही में एक ट्वीट करके उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर सवाल उठाया था, ख़राब सूरत हाल पर तनकीद की थी और कहा था कि मुझे अपने MLA होने पर शर्म महसूस होता है। कोरोना वायरस का केस भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 77,000 नए मामले दर्ज हो चुके हैं। कोरोना मुतासरीन की तादाद 33 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें 25 लाख अफराद अब तक सेहतयाब भी हुए हैं। अभी तक कोरोना से 61,000 लोगों की भारत में मौत हो चुकी है। अमेरिका और ब्राज़ील के बाद कोरोना मुतासरीन का भारत तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस का केस अब कम होने लगा है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ काबू पा लिया गया है। सऊदी अरब में ज़िंदगी अब दोबारा बहाल हो रही है। तफरीही सरगर्मियाँ भी बतदरीज वहाँ शुरू की जा रही है। साल के आखिर तक तमाम सिनेमा घर भी सऊदी अरब में खोल दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा ने कहा है कि सरकार उनके खिलाफ शिकंजा कस रही है और उन्हें खामोश कराना चाहती है। महमूद पराचा मुसलमानों और दलितों के हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत मशहूर हैं। CNRC और NPR के ख़िलाफ़ जब मुल्क गिर तहरीक चल रहा था, उस वक्त उन्होंने भरपूर अंदाज में उस तहरीक में हिस्सा लिया और क़ानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा इमदाद की। दिल्ली फसाद के असल मुजरिमों को गिरफ़्तार करने और उनका चेहरा बेनकाब करने में भी महमूद पराचा लगातार लगे हुए हैं और कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे हैं और ऐसे लोगों को वो उजागर कर रहे हैं। कहा जा रहा है किसी वजह से उनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। एडवोकेट महमूद पराचा ने मसाजिद के आइमा से खुसूसी तौर पर दुआ की अपील की है। अब आइए आते हैं असल मुद्दे पर। आसाम में 35% मुसलमानों की आबादी है। कश्मीर के बाद भारत का ये दूसरा स्टेट है जहां इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है। आसाम के 11 ज़िलों में मुसलमान अक्सरियत में है, यानी मुस्लिम आबादी 50% से ज़्यादा है। आसाम में विधानसभा के कुल 126 हलक़े हैं, जिनमें से 40 हलक़े यानी विधानसभा की सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोट किसी की जीत और किसी की हार का फैसला करते हैं। और अगर कांग्रेस और AIUDF साथ मिलकर इलेक्शन लड़े तो आसाम में 60 सीटों पर बगैर किसी दिक्कत के जीत मिल जाएगी। यहाँ ज़्यादातर हुकूमत कांग्रेस की रही है और मुस्लिम वोटों की बदौलत ही कांग्रेस की सरकार बनती रही है। अक्टूबर 2005 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी एक सियासी पार्टी बनाई, नाम रखा ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और 2006 में होने वाले असेंबली चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस ने इस पार्टी की खूब मुखालफत की, इसको बीजेपी की बी टीम बताया। एक इंटरव्यू में तरुण गोगोई से सवाल किया गया कि क्या आप मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, तो तरुण गोगोई का जवाब था हु इज़ अजमल, हु इज़ बदरुद्दीन, के कौन है बदरुद्दीन अजमल, उसकी हैसियत क्या है। अगले बरसों में कांग्रेस ने कहा कि सब बीजेपी के लोग हैं। कभी कांग्रेस ने कहा ये फ़िरका परस्त पार्टी है, इनका एजेंडा कम्युनल है, ये तशद्दुद फैलाते हैं, तशद्दुद भड़काते हैं। ये इल्ज़ाम सिर्फ कांग्रेस ने नहीं लगाया बल्कि मुल्क के दानिश्वर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों ने भी लगाया। कुछ उलमा ने भी ऐसा ही इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मुस्लिम वोटों को तकसीम करने और बीजेपी को जिताने के लिए आसाम में AIUDF बनाई गई है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर बीजेपी से पैसा लेने और उनके लिए काम करने का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी मैदान में साबित कदम रही, पीछे नहीं हटी। पहले इलेक्शन यानी 2006 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर मौलाना की पार्टी को जीत मिली। 2011 के विधानसभा चुनाव में मौलाना अजमल की पार्टी को 18 सीटों पर कामयाबी मिली और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बन गई। हुकूमत कांग्रेस की बनी और अपोजिशन में AIUDF आ गई, जबकि बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। 2016 के असेंबली चुनाव में बीजेपी की सरकार बन गई। कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटों पर जीत मिली और ये उसके लिए बदतरीन शिकस्त थी। मौलाना अजमल की पार्टी को 13 सीटों पर कामयाबी मिली। लोकसभा के चुनाव में भी AIUDF का परफॉर्मेंस शानदार रहा। 2009 के लोकसभा में मौलाना बदरुद्दीन अजमल MP मुंतखब हो गए। 2014 के लोकसभा में 3 सीटों पर जीत मिल गई और UDF के 3 MP पार्लियामेंट पहुँचे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट कम हो गई, सिर्फ मौलाना अजमल की सीट बची और वो जीत कर पार्लियामेंट पहुँचे। असम की सियासत में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सभी इल्ज़ामात का सामना करके अपना वजूद साबित कर दिया और ये बता दिया कि अब आसाम में मौलाना अजमल की पार्टी के बगैर कोई भी सेकुलर पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है। 2016 के विधानसभा चुनाव में मौलाना अजमल ने कांग्रेस को पेशकश की कि साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी की सरकार बन गई और इसके लिए जिम्मेदार यकीनी तौर पर कांग्रेस है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मौलाना अजमल ने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस के साथ अलायंस हो जाए और साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन इस मरतबा कांग्रेस ने धोखा से काम लिया, मौलाना को धोखा दिया। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई, बात तय हो गई कि दोनों पार्टी एक साथ इलेक्शन लड़ेगी, सीटों का भी बंटवारा हो गया।
सेकुलर पार्टियों की जीत के लिए मौलाना अजमल अपनी जिद पर कायम रहने के बजाय झुकने पर मजबूर हो गए। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2014 में 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी और 3 पर AIUDF को, यानी दोनों की हैसियत बराबर थी। इसके बावजूद मौलाना ने कहा कि हमें सिर्फ 4 सीटें चाहिए, 3 सिटिंग MP वाली सीट और एक दूसरी, बकिया 10 सीटों पर कांग्रेस लड़े, हम उसके लिए छोड़ते हैं। मौलाना ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस उम्मीदवारों के मुकाबले में मौलाना ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने मौलाना की पार्टी के मुकाबले में मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया और बिलाखिर 2 सीटों पर AIUDF को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने जिन 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था, वहां मौलाना के लिए नॉमिनेशन करना मुमकिन नहीं रह गया था, क्योंकि नॉमिनेशन की डेट उन हलकों में ख़त्म हो चुकी थी। मतलब इस तरह समझे कि कांग्रेस ने धोखा दिया। अब फिर एक मरतबा कांग्रेस अलायंस करने की बात कर रही है। आसाम कांग्रेस ने ऐलान भी कर दिया है कि 2021 का विधानसभा आसाम में कांग्रेस मौलाना अजमल की पार्टी AIUDF के साथ मिलकर लड़ेगी। सीटों की तकसीम का मसला अभी बाकी है। एक इलेक्शन में दोनों साथ मिल भी चुके हैं और एक में अभी होना बाकी है। राज्यसभा में कांग्रेस और AIUDF ने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत कुमार भोयान को अपना मुश्तरका उम्मीदवार बनाया था और दोनों पार्टियों के सपोर्ट से वो राज्यसभा के मेंबर मुंतखब हुए थे। अभी आसाम में एक और काउंसिल का इलेक्शन होना है। आसाम में म्यूनसिपलिटी इलेक्शन की 3 बॉडी है, जिसमें से एक है BTC यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। 2020 में इलेक्शन के डेट का ऐलान हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से 6 महीना बढ़ा दिया गया। अगले डेट का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन कांग्रेस और AIUDF इलेक्शन साथ मिलकर लड़ेगी। BTC की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस और AIUDF ने सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस 14 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और AIUDF 6 सीटों पर। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि UDF शुरू से मुल्क के सेकुलरिज्म और जमहूरियत को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही है। हमारी पार्टी का बुनियादी मिशन और मकसद आवाम की खिदमत और उन्हें सियासी ताकत फराहम करना है। हमने हमेशा कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने इनकार किया। बहरहाल देर से ही सही कांग्रेस को शऊर आया है। आसाम कांग्रेस ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है तो हम उसका खैर मकदम करते हैं। सेकुलर वोटों का बंटवारा अब नहीं होगा। आसाम का मामला सिर्फ आसाम तक महदूद नहीं है, बल्कि कहीं भी अप्लाई आप कर सकते हैं। जब भी कोई मुस्लिम लीडरशिप पैदा होती है तो कांग्रेस उसे बीजेपी की बी टीम कहती है, बीजेपी के साथ गठजोड़ करने का इल्ज़ाम लगाती है। उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि मुसलमानों की नज़र में नई मुस्लिम लीडरशिप को मजरूह किया जाए, उनका एतमाद कमज़ोर किया जाए और मुस्लिम वोटों से उन्हें महरूम कर दिया जाए, और यह साबित किया जाए कि मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ उसी वक्त मुमकिन है जब कांग्रेस को वोट दिया जाएगा या कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहरहाल आसाम में कांग्रेस ने जिस पार्टी को कम्युनल पार्टी कहा था, बीजेपी की बी टीम कहा था, उसके साथ आज समझौता करने पर मजबूर हो गई और उसने कर भी लिया है। मतलब सेकुलर पार्टियों में उसका भी शुमार हो गया है कांग्रेस के मुताबिक। इससे पहले केरला में भी मुस्लिम लीग पर इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन साबित कदमी ने कांग्रेस को झुकने पर मजबूर किया और वहाँ कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद रहता है और कभी लेफ्ट का इत्तेहाद रहता है। कोई भी सरकार मुस्लिम लीग के बगैर केरला में नहीं बन पाती है। आजकल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और SDP यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लग रहा है, बीजेपी के साथ गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और इल्ज़ाम सिर्फ इन पार्टियों पर नहीं है, बल्कि गुलाम नबी आज़ाद पर भी राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ गठजोड़ करने का इल्ज़ाम लगा दिया है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस में तब्दीली और रिफॉर्म की बात की थी। अभी बिहार इलेक्शन सामने है। हमेशा की तरह इस मरतबा भी कांग्रेस और RJD जैसी पार्टियां जो खुद को सेकुलर कहती है, बीजेपी का खौफ दिलाकर मुस्लिम वोट हासिल करने की कोशिश करेगी। इन पार्टियों का दावा होगा हम ही सेकुलर हैं और हमारे अलावा सभी कम्युनल हैं। सेकुलर कहने वाली पार्टियां सभी को अपने इत्तेहाद में शामिल करेगी, सिर्फ उन पार्टियों को साथ नहीं मिलाएगी जिनकी लीडरशिप किसी मुसलमान के हाथ में होगी। लेकिन एक वक्त आएगा जब यहाँ भी आसाम और केरला की तारीख दोहराई जाएगी और ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब आवाम अपने लीडरों, अपने नेताओं पर भरोसा करेंगे, किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर और किसी पार्टी के खौफ से वोट देने का सिलसिला बंद करेंगे। और अब बात न्यूजीलैंड की। 17 महीना पहले न्यूजीलैंड में जिस दहशतगर्द ने क्राइस्ट चर्च की एक मस्जिद पर हमला किया था और अंधाधुंध फायरिंग करके 51 नमाजियों का कत्ल कर दिया था, वहां की अदालत ने उसे बगैर जमानत के उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। ये सज़ा वहां के कानून के मुताबिक सबसे संगीन है
اور اس طرف 17 مہینے میں عدالت نے کیس کی سنوائی مکمل کر کے مجرم کو سزا سنا دی ہے۔ پچھلے سال مارچ 2019 میں نیوزی لینڈ کی کرائسٹ چرچ کی مسجد پر حملہ کر کے 51 مسلم نمازیوں کو ہلاک کر دینے کے قصوروار برینٹن ٹیرنٹ کو سزا سنانے کے لیے عدالتی کارروائی اسی ہفتے پیر کو شروع ہوئی تھی۔ جمعرات یعنی 27 اگست کو عدالت نے انہیں بغیر ضمانت کے عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ برینٹن ٹیرنٹ اپنے ملک میں ایسا پہلا شخص ہے جسے بغیر ضمانت کے عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ میں موت کی سزا ختم کی جا چکی ہے اور ملکی قانون کے مطابق یہ سب سے سخت سزا ہے۔ اس سے بڑی کوئی اور سزا وہاں ممکن نہیں تھی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار اتنی سخت سزا کسی کو دی گئی ہے۔ کورٹ کے جج کیمرون مینڈر نے ٹرینٹ سے کہا کہ جرم اتنا سنگین ہے کہ اگر تمہیں تا حیات قید کی سزا دی جائے تو بھی کافی نہیں ہے۔ آپ کے جرائم اتنے سنگین ہیں کہ اگر تمہاری موت تک تمہیں حراست میں رکھا جائے تو بھی یہ سزا اور کفارے کے تقاضے کے لیے ناکافی ہوگی۔ جج نے یہ بھی کہا تمہاری کارروائی غیر انسانی تھی۔ 3 برس کا ایک کم سن بچہ جو اپنے والد کے پیروں سے کھیل رہا تھا تم نے اسے جان بوجھ کر قتل کر دیا۔ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں تم اپنے رشتہ داروں کے لیے کسی بھی طرح کی ہمدردی کے حقدار نہیں ہو اور نہ وہ تم سے ہمدردی جتا سکتے ہیں نہ ہی متاثرین تمہارے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے عدالت نے سفید فام نسل برتری کے شکار 29 سالہ آسٹریلوی شہری ٹرینٹ کو کرائسٹ چرچ کی 2 مسجدوں پر حملہ، 51 افراد کے قتل، 40 افراد کے اقدام قتل اور دہشت گردی کے ایک واقعے کا قصوروار قرار دیا تھا۔ ٹرینٹ نے اپنی اس بہیمانہ کارروائی اور دہشت گردی کو سوشل میڈیا پر بھی لائیو نشر کیا تھا اور حملے سے بالکل پہلے سفید فام نسلی برتری سے متعلق اپنا ایجنڈا بھی سوشل میڈیا پر اس نے اپلوڈ کیا تھا۔ عدالت میں سزا سے متعلق کارروائی گزشتہ 3 دنوں سے جاری تھی جس کے دوران متاثرین کے اہل خانہ اور حملہ میں بچ جانے والے متعدد افراد نے عدالت میں اپنے بیانات درج کروائے تھے اور برینٹن ٹیرنٹ کے سامنے حملے کی ہولناکیوں کو بڑے ہی جذباتی انداز میں ذکر کیا تھا، بتایا تھا۔ لیکن اس تمام عدالتی کارروائی کے دوران حملہ آور کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی اور نہ ہی اس کے چہرے کے تاثرات سے لگا کہ اسے اس غیر انسانی اور دہشت گردانہ حرکت پر کوئی افسوس اور ندامت ہے۔ ٹیرنٹ نے پچھلے ماہ اپنی دفاعی وکلاء کی ٹیم کو برخاست کرتے ہوئے عدالت میں خود اپنا بچاؤ اور دفاع کرنے کی بات کہی تھی، لیکن سزا سنائے جانے سے قبل اس نے اپنی بات رکھنے کے حق کو استعمال نہیں کیا اور اس کی جگہ عدالت کی جانب سے مقرر کردہ ان کے وکیل نے چند مختصر باتیں کی۔ عدالت کو اندیشہ تھا کہ ممکن ہے وہ اس موقع پر سفید فام نسلی برتری سے متعلق اپنے فرسودہ نظریات کی تشہیر کرے، اس کا استعمال کرے، تاہم ان کے بیانات نہ دینے کی وجہ سے یہ تشویش عدالت کی دور ہو گئی۔ متاثرین کے اہل خانہ نے قانون کے تحت ٹیرنٹ کو سخت ترین سزا دینے کی درخواست کی تھی۔ نیوزی لینڈ میں موت کی سزا ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود حملے میں بچ جانے والے کئی افراد نے غصے میں ان کے لیے موت کی سزا کا مطالبہ کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے پھانسی کی مانگ کی تھی۔ نیوزی لینڈ میں عمر قید ہی سب سے سخت اور سب سے سنگین سزا ہے۔ عمر قید کی سزا کے تحت نیوزی لینڈ میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو 10 سال یا 17 برس جیل میں رہنے کے بعد ضمانت پر رہائی مل جاتی ہے، لیکن اس دہشت گرد کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اور بغیر ضمانت کے اسے تا زندگی یعنی ٹل ڈیتھ جیل میں ہی رہنا پڑے گا۔ اس حملے میں شدید طور پر زخمی ہونے والے زکریا جو 48 دن پہلے اسپتال میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی اہلیہ حمیمہ تویان موجود تھی عدالت میں۔ انہوں نے جج سے کہا وہ عمر قید کے طور پر 17 یا 25 سال یا 30 سال کی سزا کاٹنے کا مستحق نہیں ہے، بلکہ اس کی آخری سانس تک اس کو جیل میں رکھا جانا چاہیے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے پریس کانفرنس کے دوران فیصلہ آنے کے بعد کہا کہ عدالت میں مضبوطی سے اپنا موقف رکھنے کے لیے متاثرین کے اہل خانہ کی ہم تعریف کرتے ہیں اور عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جسنڈا کا کہنا تھا مجھے یقین ہے کہ نیوزی لینڈ کا ہر وہ شہری جس نے انہیں اس مشکل وقت میں ان کی تکلیف کو سمجھا یا پڑھا ہے وہ یہ دیکھ کر چور چور ہو گیا ہوگا کہ کس طرح وہ اس صدمے سے باہر آنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد وزیر اعظم آج شام اس پر باضابطہ بیان بھی دے سکتی ہیں۔ 15 مارچ 2019 کو کرائسٹ چرچ میں نماز جمعہ کے دوران ٹیرنٹ نے نمازیوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی۔ اس نے دہشت گردی کے اس واقعے کو فیس بک پر لائیو نشر کیا تھا۔ اس حملے کے فوراً بعد ٹیرنٹ نے اپنا ایک مینیفیسٹو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا تھا۔ حملے کے 36 منٹ بعد اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ہندوستان، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، انڈونیشیا
اور ملیشیا کے شہریوں کے علاوہ مقامی نو مسلم شہری بھی شامل تھے، یعنی نیوزی لینڈ کے کچھ نو مسلم شہری بھی اس میں شریک تھے۔ اس حملے کی پوری دنیا میں شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ عالمی لیڈروں نے اس کو ہولناک اور دہشت گردانہ حملہ بتایا تھا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے کہا تھا، یہ حملہ ہمارے ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ انہوں نے شدید افسوس کا اظہار کیا اور اس کے بعد ہر موقع پر مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے حملہ میں شہید سبھی مسلمانوں کے لیے پارلیمنٹ میں تعزیتی اجلاس کا انعقاد کیا اور قرآن کریم کی تلاوت سے نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کا آغاز ہوا۔ انہوں نے ہسپتال اور گھروں میں جا کر ملاقات کی۔ کرائسٹ چرچ میں اگلے ہفتے جمعہ کی نماز میں جسنڈا آرڈن نے برقع پہن کر شرکت کی اور نماز بھی ادا کی۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ اس حملہ سے وہ بہت زیادہ رنجیدہ اور شرمندہ ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کا اعتماد جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی اور یہ صاف طور پر بتایا کہ نیوزی لینڈ میں مذہب، ذات اور دھرم سے اوپر اٹھ کر سبھی کو یکساں حقوق حاصل ہے، سبھی برابر ہیں، انصاف، مساوات اور آزادی ہے۔ دہشت گرد برینٹن کو سزا ملنے کے بعد نیوزی لینڈ سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور نیوزی لینڈ کی عدالت کو اتنا جلد فیصلہ سنانے پر مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ جدید جمہوریت میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کیس کی سنوائی اس قدر جلد ہو جائے اور وہ بھی محض 17 مہینے میں ملزم کا ٹرائل مکمل کر کے اس کی سزا سنا دی جائے۔ بھارت میں بابری مسجد کی شہادت کو تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک مجرموں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے۔ سبھی ملزم آزاد گھوم رہے ہیں۔ دوسری طرف نیوزی لینڈ نے دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے کہ مسجد پر نماز ادا کرنے کے دوران حملہ ہوا تو صرف 17 مہینے میں واقعہ کے مجرم کو ملکی قانون کے مطابق سب سے سخت اور انتہائی سنگین سزا سنا دی گئی ہے۔ اور اب بات کریں گے واٹس ایپ پر موصول ہونے والے کچھ میسیجز کی۔ مدھیہ پردیش سے شیلندر تیواری نام کے ایک ویور نے واٹس ایپ کیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے ٹیکم گڑھ ضلع میں ہمارے گاؤں کے گورکھپور میں ایک پریوار کے 5 لوگوں کا قتل کر دیا گیا ہے، لیکن پولیس نے اسے آتم ہتیا یعنی سوسائیڈ کا کیس بنا دیا ہے۔ ایم پی کی حکومت سے درخواست ہے کہ اس معاملہ کی CID جانچ کرائی جائے اور گھر والوں کو انصاف دیا جائے۔ اگر آپ کے علاقہ کا کوئی مسئلہ ہے، سرکار تک آپ اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی طرح میسج کریں۔ واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ Shaheen Civil Services Academy announces free online symposium from August 29th to September 3rd on various competitive examinations. National and international speakers will join us to guide us and to motivate us. Join us on www.shaheengroup.org. Mukesh Sahai, Director, Shaheen Civil Service Academy. Prashant Bijaspur, MD Bijaspur Group CA. Tulika Rani, former Indian Air Force officer CDS. Sameer Siddiqui, UPSC trainer IAS. Sayyid Abrar Ali, Mentor Virasat IIMA Ahmedabad CAT. Abdullah Azam, Research Scholar Oxford University CLAT.